हैं महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। लग्जरी अशिया और महंगी होंगी। मोबाइल फोन और गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ेगी। आइंदा माली साल का 140 खरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान है। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। लग्जरी अशिया और महंगी होंगी। मोबाइल फोन और गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ेगी। आइंदा माली साल का 140 खरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान है। मोबाइल फ़ोन और गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ेगी। आइंदा माली साल का 140 खरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान है। आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट का मुसव्वदा तैयार। GDP 7.7% और 6,000 अरब से जायद खसारा मुतवक्के। मुल्की आमदन का तखमीना 9,200 अरब रुपए लगाया गया है। FBR के लिए टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2,800 अरब रुपए का हदफ है, जिसमें से 55% से जायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। वफाक तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब रुपए के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1,559 अरब रुपए खर्च करेंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। FBR 1,900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर और कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ाने का इम्कान है। 18% सेल टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। 1,000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से जायद टैक्स लगाने का फैसला किया गया। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी का लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 30% तक इजाफे का इम्कान है। पे एंड पेंशन कमीशन ने तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दी है। कमीशन की तजवीज़ के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरों की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50% और पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। EOBI एम्प्लॉयज़ की पेंशन में इजाफे और मजदूर की कम अज़ कम उजरत बढ़ाने की तजवीज़ शामिल है, जिसकी हतमी मंजूरी जुमे को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत रवां माली साल के मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में एतराफ़। कहते हैं रवां माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया। तफसील बता रहे हैं अरशाद अंसारी। हुकूमत रवां माली साल के मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इसहाक डार कहते हैं रवां माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। महंगाई की शरह 29.2% रही। जब डिवैल्यूएशन होती है वो इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है। जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है उसके साथ आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। और ये जो पंडित थ्योरी देते हैं ना कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना बोले IMF प्रोग्राम के लिए भारी सियासी कीमत अदा की। हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी। आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था। वी आर रेडी कि जब हमारा IMF का अल्लाह करे कि 9th रवी जल्दी हो तो उसके बाद वो ड्यू है कि वो ऑटो आपको पेमेंट होगी। इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में सैलाब से मुल्की मईशत को पहुँचने वाले नुकसानात की तफसील भी बताई। फ्लड्स की जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रफी देखी, एक बहुत बड़ा अलमिया देखा कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए और उसके लिए जो आपने नंबर्स भी आपको पता है कि करीबन हमारे जो फिजिकल
लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस वो मिला के करीबन $30 बिलियन से क्रॉस कर गया। इसहाक डार ने मजीद कहा, दरामदात में नुमाया कमी से करंट अकाउंट खसारा नीचे आया। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों, ख़वातीन और किसानों की तरक्की के इनकलाबी प्रोग्राम को बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। बजट में नौजवानों को बिला सूद कर्ज देने के वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए खती रकम मुख्तस की गई है। पाकिस्तान एंडोवमेंट फंड बराए तालीम कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। फंड से ज़हीन लेकिन गरीब तलबा और तालिबात को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 लाख मुफ्त लैपटॉप की फराहमी के लिए रकम भी मुख्तस की गई है। ख़वातीन को माली तौर पर बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम के लिए रकम रखी गई है। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के दूसरे हिस्से के तौर पर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में मौशी तरक्की और खुशहाली लाएगा। वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान के आला सतह के वफ़द ने वज़ीर ममलिकत मकसाद बाबाइफ की सरबराही में मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा तवानाई के शोबे में पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान ताउन का मज़हर है, जबकि वज़ीर आज़म ने मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत भी की। तापी पाइपलाइन मंसूबे में तुर्कमानिस्तान से कुदरती गैस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है, पाकिस्तान में महंगाई का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहबाज शरीफ के आने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फीकस आमदन $1766 से कम होकर $1568 हो गई है। मुजम्मल असलम ने कहा, इक्तिसादी सर्वे में हुकूमत ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया। इसहाक डार आज की बात के बजाय पुरानी बातें करते रहे हैं। अपडेट करें। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है, पाकिस्तान में महंगाई का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात। बाग आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। नून लीग की हिना परवेज भट्ट ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, वीडियो भी शेयर की और कहा, पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में भी कर दिखाया। धांधली नामंजूर। अतात आर्डर ने भी धांधली की वीडियो शेयर की। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा, मैंडेट का एहतराम किया जाए, धांधली के बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। आसिफ ज़रदारी की जीत पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मुबारकबाद दी। और जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कौम को उम्मीद दिलाने के लिए नई जमात बनाई गई है। अपडेट करें आपको इस बारे में। जहांगीर तरीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया गया। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। लाहौर में जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता चंद साल के वाक़यात ने मईशत और सियासत को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे, इत्तेहाद और रवादारी को बढ़ाए। जहांगीर तरीन ने 9 मई के वाक़यात और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी इज़हार ख्याल किया। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रख दिया। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से, कि अगर हमने 9 मई के मतलूबा सातों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाए। कोई भी माशरा इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तानी परेशान हैं। 9 मई के बाद लोग फिक्रमंद थे। ये इंतशार पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। जबरी ताकतों से इकट्ठे किए गए अफराद से नई पार्टी बनाना मसाइल का हल नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का जहांगीर तरीन की पार्टी के क़याम पर रद्द अमल। कहा, अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। अपडेट करें। जबरी ताकतों से इकट्ठे किए गए अफराद से नई पार्टी बनाना मसाइल का हल नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का जहांगीर तरीन की पार्टी के क़याम पर रद्द अमल सामने आया। कहा, अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। जबरी ताकतों से इकट्ठे किए गए अफराद से नई पार्टी बनाना मसाइल का हल नहीं।
اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال کے دوران گدوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اقتصادی سروے کے مطابق گزشتہ سال گدوں کی کل تعداد 57 لاکھ تھی، جو رواں مالی سال بڑھ کر 58 لاکھ ہو گئی۔ تاہم اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا۔ ایک سال کے دوران مویشیوں کی تعداد میں 21 لاکھ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد تعداد 5 کروڑ 34 لاکھ سے بڑھ کر 5 کروڑ 55 لاکھ ہو گئی۔ بھینسوں کی تعداد میں 13 لاکھ اور بھیڑوں کی افزائش میں 4 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پی سی بی چیئرمین کے لیے ملک کی 2 بڑی اور حلیف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ نون لیگ نجم سیٹھی اور پیپلز پارٹی ذکا اشرف کو چیئرمین بنانا چاہتی ہے۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی 4 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد 2 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ کمیٹی کی مدت 21 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ پی سی بی آئین کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف گورننگ بورڈ کے لیے 2 نام نامزد کریں گے۔ عام طور پر ان میں سے ایک ہی کو چیئرمین منتخب کر لیا جاتا ہے۔ نجم سیٹھی حال ہی میں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سابق چیئرمین ذکا اشرف بھی پیپلز پارٹی کے فیورٹ امیدوار ہیں۔ بین الصوبائی رابطے کے وزیر احسان مزاری کا موقف ہے کہ کھیلوں کی وزارت ان کے پاس ہے، اس لیے پی سی بی چیئرمین شپ پر بھی ان کا اختیار ہونا چاہیے۔ مشہور ٹی وی میزبان، سیاستدان اور بہترین مقرر عامر لیاقت حسین کو ہم سے بچھڑے 1 سال بیت گیا۔ مرحوم نے بھرپور زندگی گزاری اور ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹی، لیکن ازدواجی زندگی ہمیشہ تلخ رہی۔ پہلی برسی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کوا چلا ہنس کی چال، ہاں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ مشہور ٹی وی میزبان عامر لیاقت حسین نے زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھا، کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ زمانہ طالب علمی میں فن تقریر کا رخ کیا تو بہترین مقرر قرار پائے۔ ٹی وی میزبان کی حیثیت سے بھی بے حد مقبول رہے۔ سیاست میں قدم رکھا تو وزارت تک پہنچے۔ انتقال کے وقت بھی رکن قومی اسمبلی تھے۔ جمشید کوارٹر ایسٹ ہے، ویسٹ ہے، اس کے علاوہ لائنز ایریا ہے۔ ہمیں اپنے حلقے کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی لیز کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحافت سے عملی زندگی کا آغاز کرنے والے عامر لیاقت نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی۔ اس جوڑے کو ایک بیٹی اور بیٹے کی نعمت بھی ملی، مگر 25 سال بعد رشتہ ٹوٹ گیا۔ مرحوم نے سن 2020 میں بشرا اقبال کو فون پر طلاق دے کر طوبہ انور سے نکاح کر لیا۔ یہ سفر بھی صرف 2 سال گزرنے کے بعد 2022 میں علیحدگی کے انجام سے دوچار ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد دانیہ شاہ عامر لیاقت کی زندگی میں داخل ہوئی۔ سوشل میڈیا پر تیسری شادی کے خوب چرچے رہے، مگر اس سفر کا اختتام بھی عدالت تک جا پہنچا۔ انتقال سے کچھ عرصے پہلے عامر لیاقت شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو کر تنہائی کا شکار ہو گئے تھے۔ آدھی نجی زندگی بے سکونی میں گزارنے والے عامر لیاقت 9 جون 2022 کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے اہل خانہ اور مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔